तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या सिलेबस होगा, किस किस पे हम लोग बात करेंगे। तो एक तो पहले हमें इसका सिलेबस का जो ट्रिविया है ना, ये बड़ा ही टिपिकल है। लोग सोचते हैं कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य देशों के द्वारा हमें पढ़ना है। तो इसमें पहले तो मुख्य जो चीज़ें होती हैं, हमें जानने की आवश्यकता क्या क्या होती हैं कि भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसकी जो बेसिक्स हैं वो आपको समझने होंगे, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय भारत के पहला जो टॉपिक है बेसिक ज्ञान, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपको। ये पहला टॉपिक होगा। कल के लेक्चर में हम लोग यही बात करेंगे कि अब अगर इसको डिफाइन करें हम, तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति रही है, ठीक है ना, वो आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस किस प्रकार से रही है। प्री इंडिपेंडेंस हमसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वह हिस्ट्री के प्रश्नों में आ जाते हैं। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी। भारत की जो प्रारंभिक जो चीज़ें थी वो क्या थी, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू एरा में क्या क्या चीज़ें बनी, फिर उसको इंदिरा गांधी से लेकर के आगे तक चलेंगे। फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, जो गुजराल डॉक्ट्रिन हुआ, अब मोदी 2.0 में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसको हम लोग बेसिक पॉलिसीज़ आप देखें, पंचशील सिद्धांत क्या है, तो हमारा जो है नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है। तो पहला तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड वार के एरा में भारत की जो पॉलिसी थी वो क्या थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसे कि चीन से, पाकिस्तान से, तो हमने कौन सी पॉलिसी वहाँ अडॉप्ट की थी। हमने जो है बांग्लादेश का सहयोग किया था, तो उससे कैसे हमने निपटा। और हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो कैसे अडॉप्ट करते हैं हम। और आज के गुजराल डॉक्ट्रिन से लेकर के हमारे जो अटल बिहारी जी थे उनकी एक अलग ही पॉलिसी थी, मोदी पहली जो गवर्नमेंट थी उसकी अलग कुछ पॉलिसी थी, और अभी जो है हमारी मनमोहन सरकार की अलग पॉलिसी थी। तो ये सारे जो है हम एक सीक्वेंस में देखेंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भारत की जो पॉलिसी डेवलपमेंट है उसका, तो ये पहला हो जाएगा आपका आज़ादी के बाद, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत ने क्या पॉलिसी अपनाई। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने नाम ज्वाइन किया, नॉन अलाइन मूवमेंट, या हम कह सकते हैं इसको पहले तो कोल्ड वार के समय जो है कोल्ड वार एरा, उसमें भारत की क्या पॉलिसी रही। उसके बाद हम नाम के बात करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट। क्लियर है, नॉन अलाइन मूवमेंट में भारत का क्या रोल रहा। फिर उसके बाद जो भारत की जो है इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी रही वो क्या भी इम्पैक्टफुल रही। और जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत के जो है विभिन्न आर्थिक जो वो हैं क्रियाकलाप हैं, विभिन्न आर्थिक जो देश हैं उनके साथ कैसे संबंध रहे भारत और अन्य अच्छा, हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब कि आज़ादी के बाद, और ये शीत युद्ध यहाँ पर लिख लीजिए, आज़ादी के बाद भारत की जो नीति थी वो, यहाँ पर जो है शीत युद्ध दौर में भारत की क्या नीति थी, नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग वार, यानी कि वार में युद्ध के समय जो है हमारा इंडो चाइना हमारी क्या पॉलिसी थी, इंडो पाक क्या पॉलिसी थी। और उसके बाद जो है बांग्लादेश के साथ जो है हमने जो फ्रीडम मूवमेंट में सहयोग किया था उसमें क्या भारत की पॉलिसी रही, ये ड्यूरिंग वार के समय जो है भारत की पॉलिसी। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक जो है कुछ हमने संगठन बनाए साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान देशों के साथ संबंध रखे उसकी। तो ये बेसिक्स हमें जानना ज़रूरी है कि बेसिक में हम क्या क्या समझ सकते हैं
भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बेसिक ज्ञान, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। दिस इज अ मस्ट। अगर आपको भारत के और किसी अन्य देश के संबंध को समझना है तो पहले आपकी भारत की खुद की पॉलिसी समझनी चाहिए कि वह किस प्रकार से डिजाइन की गई है विभिन्न फेजेज में। आज़ादी के बाद का भारत जो आप देखते हैं तो नेहरू रिजीम जो उसमें देखी जाती है, नेहरू जी के कार्यकाल में क्या क्या संबंध हमने डेवलप किए, हमारा जो है रशिया से कैसा संबंध रहा, हमारा अमेरिका से कैसा संबंध रहा, जो आर्थिक शक्तियां हैं जापान से कैसा संबंध रहा, और हमारे पड़ोसी देशों से कैसा संबंध रहा। उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन एक बड़ी डॉक्ट्रिन आती है, उसके समय जो है हमारे संबंध कैसे हुए, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, ठीक है ना, लुक ईस्ट। इसको हिंदी में बोल रहा हूं समझने के लिए पॉलिसी भारत की क्या है, तो ढेर सारे पंचशील सिद्धांत क्या है, क्लियर है ना। तो ये सभी चीजें हमें देखनी है। पंचशील है, लुक वेस्ट है पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति। इसको हिंदी में सब लोग आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहला जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल पॉलिसी, पहला हमारा टॉपिक क्या हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये हो गया, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है तभी जाकर के आगे हम कोई भी चीजें समझ पाएंगे। क्लियर है। ये पहला टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से एडॉप्ट करना पड़ेगा। सभी लोग जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को शेयर कर दें और सेशन को लाइक भी कर दें जिससे कि और लोग भी जुड़ सकें। क्लियर है। तो स्वागत है रत्नेश, आरती, रोमा, नेहा, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ से जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज़ादी तक आपने बहुत सारा इतिहास पढ़ा होगा। जो लोग मुख्य परीक्षा नहीं लिखे हैं उन लोगों को बड़ी समस्या होती कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम समझे कैसे। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नीति है उसकी अपनी खुद की पॉलिसी है और वो जो है क्या कहता है कि हमारा जो मोटो है वह जो है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मोटो है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमें लोकेशन बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन समझने होंगे। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, इसको मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। पहला टॉपिक हो गया हमारा क्लियर, क्लियर है ना। दूसरा टॉपिक जो है हमारा यानी कि लोकेशन। लोकेशन को हिंदी में क्या बोल देंगे, स्थिति। स्थिति आधारित जो है भारत की स्थिति आधारित अंतर्राष्ट्रीय नीति। यानी कि लोकेशन बेस्ड इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब लोकेशन क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। लोकेशन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, क्लियर है। ये दूसरा टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोकेशन यानी कि पहला लोकेशन जो होता है भारत कहां पर स्थित है, तो भारत एक उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे अफगानिस्तान, ऊपर से अगर हम आएंगे तो अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, फिर आपका भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है। ये इससे लगे हुए हैं सारे जो है, इससे क्या करते हैं, भूमि साझा करते हैं। इसके आसपास जो है कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे छोटे छोटे देश हैं। आप देखेंगे तो एक श्रीलंका है, मालदीव्स है और सेशल्स आदि छोटे जो है देश हैं, उनके बारे में। तो लोकेशन बेस्ड जो पहला हो गया पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए बहुत बेसिक से समझना है, बहुत कुछ एकदम सिंपल है और डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर रहेंगी, समझ रहे हैं ना। तो आपका
इंडियाज, भारत और उसके पड़ोसी, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है? भारत और उसके पड़ोसी। ये पेन दिख रही है कि नहीं? ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। भारत और उसके पड़ोसी, तो पड़ोसियों में हम देख लेंगे जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिनसे भारत के बड़े विवादित संबंध रहते हैं। उसके पड़ोसी यानी कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है ना? इंडिया एंड इट्स नेबरर्स बोल सकते हैं ना इसको। नेबरर्स, क्लियर है? अब नेबर्स जो है इसके कौन कौन से हैं तो आप सभी को पता है, हम क्रम से लिख लेते हैं। पहला जो है हमारा सबसे ऊपर से हम अगर हम देखेंगे, ये भारत है, क्लियर है? ये भारत है, थोड़ा इधर उधर बन गया होगा तो उसके लिए माफ करिएगा। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। जो है हमारा एक छोटा देश है अफगानिस्तान, ये है अपना पाकिस्तान, ठीक है? इसके बाद आ जाता है ये चीन का हिस्सा, इधर तक रहता है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर जो है आपका म्यांमार है, और इधर जो है आपका बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। क्लियर है ना? तो इसमें हम शुरू कर सकते हैं कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद आ जाता है चीन, इसके बाद आ जाता है नेपाल। कोई देश भूलूंगा मैं तो बता दीजिएगा, ठीक है? भूटान, इसके बाद आ जाता है आपका म्यांमार, इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, और दो जो है आइलैंड, मतलब दो द्वीपीय देश हैं जो ज़्यादा हमारे करीब हैं, दो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा करीब हैं हमारी, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है ना? ये भारत के निकट पड़ोसी हैं। अब इसमें तो कोई संदेह है नहीं ना, तो इनसे संबंधों को हमें पढ़ना ही होगा। अब सबके संबंधों को हमें 100% नहीं पढ़ना होता है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी होती है। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है आईआर से प्रश्न वहीं आते हैं। क्लियर है? स्वागत है अविनाश, अभी, विनय, रोमा, अमृता, विनय, राजेश्वर, आरती, सभी लोगों का स्वागत है। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, जिससे कि और से लोग भी इसको एक्सेस कर सकें। चलिए, तो ये हो गया आपका भारत और उसके निकट पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न रहता ही रहता है, एक प्रश्न तो 100% है आपका। तो ये भारत हो गया, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हो गया। अब जो दूसरा हमारा निकलता है कि इंडिया और विभिन्न संस्थाएं। क्लियर है? विभिन्न संस्थाएं कौन सी हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है ना? ये भारत के साथ हो गया पहला टॉपिक इसका अगर हम ए कर लें तो बी जो हमारा क्या होता है वो हो जाएगा कि भारत और विभिन्न संस्थाएं। अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के साथ भारत के क्या संबंध हैं उसके बारे में हम देखेंगे। भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं।
यहाँ से प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में इस बार देखिए आपने संस्थाओं से अगर भारत और विश्व की सभी संस्थाएं ले लें तो लगभग 15-16 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में भी इसका वेटेज बहुत बढ़ रहा है और मुख्य परीक्षा में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इससे समझ आपकी बनानी पड़ेगी। इंडिया एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सबसे पहले हम किसको देखेंगे तो वो है यूनाइटेड नेशन है, हमारा IMF है, ठीक है, WTO है, हमारा वर्ल्ड बैंक है, क्लियर है, हमारा आसियान है, सॉरी 2 बार वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO है, हमारा आसियान है। अगर हम देखें तो क्वाड अब हो गया है, ठीक है ना, क्वाड हो गया है, G20 हो गया है, G7 हो गया है। G7 से हालांकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा जो है शंघाई SCO हो गया है। अगर हम बात करें तो सार्क है, हमारा बिम्स्टेक है, हमारा ओपेक है, एटसेट्रा कर देते हैं, ठीक है ना। तो भारत और इससे संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना। इनको जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनसे संबंधों को लेकर के बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे हमारे पास बाउंडेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमें जाननी होती है, ये सारे जो है हमें पढ़ने ही होते हैं। क्लियर है ना। तो इंडिया पहले हमने देख लिया कि अगर हमने पढ़ना है भारत को तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय बेसिक ज्ञान का, हमें अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। अब इसको हमें जानने के लिए भारत का पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भारत की जो विभिन्न गतिविधियां रहीं, नेहरू एरा में क्या था, फिर गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था, फिर अटल डॉक्ट्रिन क्या था, फिर मोदी जो है पहली गवर्नमेंट बनी थी उसमें क्या हमारी नीतियां थी, मोदी 2.0 उसमें क्या नीतियां थी। कोल्ड वार के एरा में भारत ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना तो रसा को, ना ही यूएसएसआर को टूटने के बाद जो है ना तो रसिया को, ना तो हमने अमेरिका को डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे दोनों से संबंध बने रहे। वो क्यों बने रहे, क्योंकि हमने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन किया। तो नॉन अलाइन मूवमेंट के द्वारा हमें समझना होगा कि ये क्या पॉलिसी है। उसके बाद हमने ड्यूरिंग वार हमारे कई हुए हैं, जैसे कि हमारा भारत चीन से युद्ध हुए, भारत पाकिस्तान से युद्ध हुए, और भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश को हमने स्वतंत्रता दिलाई। तो वो समय जो भारत की क्या पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, पंचशील सिद्धांत, और हमारा जो है नेबरहुड फर्स्ट यानी कि हमारी जो पड़ोसी प्रथम की नीति है, इन नीतियों को जानना जरूरी होगा। गुजराल डॉक्ट्रिन जानना होगा, 7 पॉइंट फार्मूला क्या है, 20 पॉइंट फार्मूला क्या है। इन सभी को जानने के साथ साथ हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा दूसरा जो पॉइंट है भारत का लोकेशन आधारित, यानी कि कौन से लोकेशन में कहां लोग कर रहे हैं। तो भारत का पहला तो लोकेशन हो गया कि भारत जो है एक कॉन्टिनेंट खुद ही है और उसके आसपास के जो देश हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और 2 आइलैंड कंट्री हैं हमारे श्रीलंका और मालदीव। उनके लिए क्या क्या नीतियां बनाई जा रही हैं। अब इनसे जब संबंधों को हम पढ़ेंगे तो वो किस आधारित पढ़ेंगे ये भी हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आता है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके भारत या तो मेंबर है या तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। जैसे आसियान का मेंबर भारत नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट करता है। G7 का मेंबर अभी देखिए मोदी जी हैं ही जर्मनी में। तो वो चीजें क्या है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो भी संबंध हैं वो संबंध किस प्रकार से, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा संगठन हमारा छूट ही गया, और भी बहुत सारे संगठन हैं, ओपेक है, इन सभी संगठनों से भारत के कैसे संबंध हैं, भारतीय आर्थिक गतिविधियों में क्या हेल्पफुल होते हैं। क्वाड एक नया बना है तो क्वाड जो है दूसरा बन रहा है,
तो इन सभी में भारत पार्टिसिपेटरी रहा है। ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें भारत अब नेतृत्व भी कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। G20 में भारत नेतृत्व कर रहा है, अगला G20 जो है हमारा होने वाला है जम्मू कश्मीर में। तो इन सभी संगठनों का क्या रोल है, और भारत के साथ अब ये अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा कि भारत और विभिन्न क्षेत्र, अब जैसे हम किसी देश को ना मान करके हम विभिन्न कॉन्टिनेंट से भी अलग अलग संबंध रखते हैं। हमारी एक पॉलिसी होती है कि अमेरिकन्स के साथ हमारी क्या पॉलिसी होगी, अफ्रीकन्स के साथ क्या पॉलिसी होगी, मिडिल ईस्ट के साथ क्या पॉलिसी होगी, अगर हम देखें सेंट्रल एशिया के साथ हमारी क्या पॉलिसी होगी, यूरोप के साथ हमारी क्या पॉलिसी होगी, हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ क्या पॉलिसी होगी, ये सारी चीजें। तो भारत और विभिन्न क्षेत्रों के संबंध, क्लियर है ना। इसका जो है लोकेशन आधारित में तीसरा आता है कि भारत एवं विभिन्न क्षेत्रों के साथ संबंध, और इसको आप लोग एकदम मगअप कर लीजिएगा कि यही हमारा सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक जो है आपकी तैयारी आधी अधूरी हमेशा रहेगी। आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी न्यूज आएगी उठा के पढ़ने लगे, लेकिन उसको किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है ये ज़्यादा जानना जरूरी है। तो इंडिया, स्वागत है सूरज, स्वागत है अभी, स्वागत है विनय। तो इंडिया के साथ साथ हमें क्या देखना है, इंडिया एंड डिफरेंट रीजन्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंडिया एंड डिफरेंट रीजन्स। आज से मेंस की क्लास शुरू हो रही है और ये रेगुलर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ये सबको बहुत टफ लगता है, जबकि ये सबसे आसान है। अगर आपकी ज्योग्राफी, अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। तो ये है भारत एवं विभिन्न क्षेत्रों के साथ संबंध, क्लियर है ना। अब जो है ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, अगर आप बात करेंगे तो भारत एक खुद उपमहाद्वीप है, तो भारत के उत्तरी अमेरिका के साथ संबंध, नॉर्थ अमेरिका के साथ संबंध, हालांकि अमेरिका का एक ही साथ पॉलिसी हमारी डिसाइड होती है, दक्षिणी अमेरिका के साथ संबंध, यानी कि आपका साउथ अमेरिका, हमारा जो है अफ्रीका के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं, हमारा यूरोप के साथ क्या संबंध है, हमारा जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या संबंध है, हमारा जो है उत्तर एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया, तो उत्तर दक्षिण एशिया के साथ क्या संबंध है, हमारा मध्य एशिया के क्या साथ संबंध है, और हमारा पश्चिम एशिया के साथ संबंध क्या है। एशिया और पश्चिम एशिया, ठीक है ना। तो ये सारे जो है हमारे इन क्षेत्रों के साथ हमारे संबंधों को होलिस्टिक अप्रोच में हमें देखना होगा, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर है। एक बार हाँ, एक बार ना रिजोल्यूशन आप लोग क्या कर लीजिए ना, हाईएस्ट पे कर लीजिए, यानी कि मैक्सिमाइज कर लीजिए, तो सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। तो दूसरा जो है हमारा चौथा नंबर पे आता है क्या, चौथा नंबर पे हमारा आता है कि विभिन्न जो ये हैं आपके भारत और जो भारत के ऐसे देशों से संबंध जो आर्थिक रूप से समृद्ध हों, यानी कि जिसको हम बोलते हैं भारत और विकसित देशों के साथ संबंध, क्लियर है ना। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो एक और पॉइंट बचता है, भारत और विकसित देश, इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना, इंडिया एंड डेवलप्ड कंट्रीज।
अब आपको पता ही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ढेर सारे हैं नहीं, और उसमें हमें सभी से संबंध नहीं पढ़ने होते हैं। पहला तो है यूएसए है, इससे हमें संबंध पढ़ना होगा। चीन है, चीन के साथ संबंध मान लीजिए पड़ोसी देशों में आ गया तो इसको हम छोड़ देंगे। आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका रसिया है, आपका जापान है, आपका फ्रांस है, इटली है, ये सभी हैं। इन सब के साथ संबंधों को महत्व दिया जाता है। और अगर हम बात करें, अच्छा साइड में हट जाए, अगर हम बात करें इनके अन्य चीज़ों की, तो भारत के साथ जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 5 मेंबर हैं, यूएसए है, फ्रांस है, चीन है, रसिया है और ब्रिटेन है। इनके साथ जो है हमारी पॉलिसी क्या है ये भी आपको जरूर जानना होगा। ये कोलैप्स करेंगे, लेकिन इसको जो है मतलब एक साथ जो है कोइंसाइड करेंगे, लेकिन इनको जो है हमें अलग अलग भी देखना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो अगला हम देख लेंगे यहाँ पर, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अभी छूटा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए कि भारत है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने से पहले हमें भारत की जो वैदेशिक नीति है, जो भारत सोचता है, जो भारत की जो मेंटालिटी है अन्य देशों के प्रति, वह एक डॉक्ट्रिन के रूप में जानी जाती है। तो विभिन्न समय पर इसकी डॉक्ट्रिन चेंज होती है, जैसे ही हमारे देश में नेता चेंज होते हैं उस प्रकार से डॉक्ट्रिन भी चेंज होती है। तो हमारा जो चेंज होने का जो सिस्टम है वो एक पैटर्न पे है। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा था, नेहरू जी की क्या पॉलिसी थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने कोल्ड वार का एरा देखा, कोल्ड वार में क्या हमारी दिक्कतें थी। हमारे उससे पहले हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट भी था, जो कोल्ड वार के समय के दौरान, उससे पहले या बात कर सकें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, जब ये डिवीज़न हुआ, बाइपोलर जो है कंट्रीज, वो नेशन जो आपका विश्व बना, उसमें जो है भारत कहीं नहीं था, तो नॉन अलाइन मूवमेंट हमारा था। उसके बाद हमने वार के दौरान भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश से जो संबंध रहे, चूंकि बांग्लादेश से हमारा युद्ध नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान के युद्ध में हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, उस समय हमारी क्या पॉलिसी थी। फिर हमारा पंचशील सिद्धांत है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, और हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन है, अटल डॉक्ट्रिन है, मोदी डॉक्ट्रिन। अभी हम देखेंगे कि मोदी जो है पहले फेज़ में क्या क्या कर रहे हैं, दूसरे फेज़ में क्या क्या कर रहे हैं। अभी आज G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जर्मनी गए हुए हैं। तो ये सारी, और हमारा जो है पड़ोसी प्रथम की जो नीति है, उसकर हम लोगों को पहले समझ बनानी होगी कि हमारी खुद की जो थिंकिंग है, हमारी खुद की जो सोच है, स्वागत है ज्योति, तो वो क्या है हमारे देश की। उसके बाद हमें फोकस क्या करना होगा, उसके बाद हमें फोकस करना है कि भारत की स्थिति आधारित वैदेशिक नीति, स्थिति यानी कि लोकेशन आधारित जो है, भारत कहां कहां संबंध बना सकता है या बना रहा है, उसके बारे में हमें जानना होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि इसको हम ABCD 4 भागों में बांटेंगे। तो पहला, दूसरा जो है हमारा ये है, तो पहला जो है भारत और उसके पड़ोसी, यानी कि इंडिया एंड नेबरर्स जो हैं, हमारे नेबर्स जो हैं, वो उसमें अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 आइलैंड कंट्री है हमारे, श्रीलंका और मालदीव्स, उनके साथ हमारे संबंधों को देखना होगा। फिर दूसरी में लोकेशन आधारित अगर हम देखेंगे तो हमारे विभिन्न जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को देखना होगा, इंडिया एंड इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस समय। तो ढेर सारे इंस्टीट्यूशन हैं, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। उसके बाद हमारे खुद के जो संगठन हैं, बिम्स्टेक है, सार्क है, हमारा जो है यूरोपियन यूनियन है, हमारा क्वाड बना है अभी, ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो इन सभी संबंधों को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सभी चीज़ें जो है ना हमें देखनी होगी। G20 क्या है, G7 क्या है, इसके बारे में जानना होगा। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत महत्व रखेगा। और ये हमारा जो है क्या है, C, ये दूसरा पॉइंट चल रहा है हमारा, इसका C है, और ये है D। तो C में हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के साथ, हमारे रीजन्स के साथ हमारे क्या संबंध है। तो वो रीजन्स जो है हमारे कौन कौन से हैं,
तो कॉन्टिनेंट आधारित हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अगर हम बात करें कि पश्चिम एशिया, मध्य पश्चिम एशिया, आपका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ जो है वेस्ट एशिया, तो ये इन सभी को जो है नॉर्थ साउथ एशिया, तो आसियान वगैरह है। तो इसके बाद जो है भारत और विकसित देशों के साथ संबंध, और एक लास्ट जो बचता है वो बचता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, उनके साथ संबंधों को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी तैयारी पूर्ण रहे। ठीक है ना। भारत और यूएनएससी के ई हो गया, ये भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य, ये क्या है, परमानेंट है। ठीक है ना, परमानेंट सदस्य हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपका, देखिए यूएसए है, फ्रांस है, चीन है, रसिया है, यूके है, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और चीन हो गया, यूके हो गया। ठीक है ना। तो ये हमें जो है जानना इनके साथ जरूरी है, और इनके विभिन्न जो है ना फेजेस रहे हैं। भारत के जो है जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो उनके विभिन्न फेजेस रहे हैं, उनके बारे में हमने पहले देख लिया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या संबंध रहा, कोल्ड वार के समय क्या संबंध रहा, नाम के समय क्या संबंध रहा, और वार टाइम क्या संबंध रहा, जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो क्या संबंध रहा। अभी बीच में देख सकते हैं कि पोस्ट जो है 9/11 के बाद क्या संबंधों में परिवर्तन आए। और करंट अफेयर्स में जो आप चीज़ें देखेंगे, जैसे इस समय जो है वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है ना। एक तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है कि हम कल्चरल और स्पोर्ट्स के माध्यम से लोगों से जुड़ें, समझ रहे हैं ना, जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं, तो इससे वैदेशिक संबंध भी सही होते हैं। तो इसमें और भी फेजेस हैं। देखिए अन्य फेजेस में हम कह सकते हैं अन्य समसामयिक मुद्दे। ठीक है ना। तो इनमें जो है इसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे हम देख सकते हैं इस समय जो है ऑयल डिप्लोमेसी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। एंटी टेररिज्म डिप्लोमेसी है हमारी, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं कि ऐसे देश जो आतंकवाद से परेशान हैं, एंटी टेररिज्म डिप्लोमेसी है। इससे हम अब हमारा एक और है वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक है ना। हमने बहुत सारे देशों को क्या किया, वैक्सीन सप्लाई किया पोस्ट कोविड। अगर हम बात करें तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक बोला जाता है, जिसमें हम कल्चरल और स्पोर्ट्स को जोड़ते हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ठीक है, जिससे कि हमने पाकिस्तान से जुड़ने का कई बार प्रयास किया, हमने क्रिकेट मैच, हॉकी मैचेस कराए, लेकिन इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर्स से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आप लिखेंगे। अब जो है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो करंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी बात हम कल करेंगे। और कितना टाइम हो गया, चलिए आज ही कर लेते हैं, क्योंकि 45 मिनट की अभी हमारे पास 10-15 मिनट है। क्लियर है ना। तो हमारे पास जो है करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हैं जो इस बार आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। इसको हमें करने में कितनी क्लासेज लगेंगी, तो टोटल क्लासेज जो है मैक्सिमम 25 आवर्स। ठीक है। तो ये जो है 25 से 30 क्लासेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो है लगभग 4-5 क्लासेज में यूट्यूब पर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। अब आपसे प्रश्न ये बनता है कि आप पूछोगे कि इसको पढ़ें कहाँ से। ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रश्न है ना, किसको समस्या होती है कि इसका एक जो है ना मटेरियल कहाँ से मिलेगा।
ठीक है, इसकी बुक कौन सी है? क्लियर है ना? कितने लोगों को समस्या होती है? हाँ हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएंगे। तो हमें जो है बेसिक फिलॉसफी पहले तो समझ ली होगी, इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत बड़े बड़े बदलाव कब कब हुए, हमारा जो है कुछ दशक में क्या बदलाव था, हमारा जो है एलपीजी अडॉप्ट करने से पहले क्या था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करने पर क्या था, और हमने क्या क्या बदलाव किए एलपीजी पॉलिसी के बाद, यानी कि 1990 के बाद हमने क्या बदलाव किया। अब 2010 तक आप देख रहे हैं कि अलग एरा था, लेकिन 2010 के बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम जो है एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहाँ पर पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन हो गया है, और उसके बाद जो है वार जो है साइबर वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या भारत ने बदलाव किए, भारत का रोल क्या रहा, बायलैटरल रिलेशनशिप भारत के किससे किसने मजबूत हुए, किसने कमज़ोर हुए। इसमें नेपाल का एक बड़ा आपको दिखता है कि नेपाल के साथ जो है किस प्रकार से संबंध हमारे बदले हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। तो हमें क्या करना है, भारत, भारत के पड़ोसी, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, और इन सभी रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, सभी देशों के प्रति देखना है। और जरूरी क्या होता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है? अगर हम पढ़ें कि चलिए भारत और अमेरिका हम संबंध पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, किस फेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये हमको सबसे समस्या आती है कि चलो हम जो है भारत और अमेरिका या भारत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भारत अमेरिका संबंध, अमेरिका मतलब यूएसए, ठीक है ना? ये अमेरिका मतलब कि उत्तर दक्षिण मत समझ लेना, इंडो यूएस जो है रिलेशन अगर हमें पढ़ना है तो इसको हमें कैसे समझना होगा, इसका एक क्या होता है फ्रेम क्या होना चाहिए। आप बोलते हैं ना कि इसका फ्रेम क्या होना चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे करें और कहाँ से करें, कहाँ से करेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें क्या क्या चीज़ें जो है इन संबंधों में समझनी चाहिए। तो पहला तो हमें पढ़ना चाहिए कि ऐतिहासिक संबंध कैसा रहा, हिस्टोरिकल, व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। क्लियर है कि हम भारत जब आज़ाद नहीं था तो अमेरिका का क्या रुख था इसके प्रति, तो वो तो भाई कॉलोनी थी, कॉलोनी एक स्वतंत्र देश, हम एक कॉलोनी थे, वो एक स्वतंत्र देश था, तो हमेशा वो स्वतंत्रता का हिमायती बनेगा। हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि कहने को कुछ और हाथी के दांत है। ये डिप्लोमेसी जितना भी हम पढ़ेंगे ना यहाँ पर, ये सब हाथी के दांत पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? कि हम जो है ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये सब थ्योरेटिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है आपको पता ही है। प्रैक्टिकल का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि भारत में किसान आंदोलन हो रहा था, जस्टिन ट्रूडो, क्या नाम था उसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम एग्जैक्ट, आप याद दिलाइएगा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की, मतलब कि ये जो हो रहा है भारत में सही नहीं हो रहा है। तो भारत का अब सोच लीजिए कि किस प्रकार से हमारा इंटेलिजेंस या रॉ या जो भी हो इतना एक्टिव है। आप देख रहे हैं सरदार बहुत ज़्यादा लोग, किसान सरदार जो थे पंजाबी, वो लोग बहुत एक्टिव थे किसान आंदोलन में। अब चूंकि सरदार बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं और बहुत माना जाता है कि खालिस्तानी जो हमारे रिबेल्स हैं वो भी कनाडा में रहते हैं, तो अब वहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जो है वहाँ पर ऐसा धरना प्रदर्शन हुआ ट्रक ड्राइवरों का कि उनको आपातकाल लगाना पड़ा। याद आ रही है कहानी कि नहीं आ रही है? याद आ रही है? जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा, तो कनाडा में क्या चल रहा था? आपातकाल चल रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन वहां पर कंपलसरी कर दिया गया था और उसके विरोध में जो है ट्रक ड्राइवरों ने क्या कर दिया था? हड़ताल कर दी थी, तो आपातकाल लगाना पड़ा। तो जरूरी नहीं कि हर जगह हर मामले में आप किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। क्लियर है ना? तो ये इंटरनेशनल एरिना जो है वो कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है, रूस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं ना पर्यावरण के लिए कितना पैसा खर्च करता है, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, फलाना करो, ठिकाना करो, और यूक्रेन को मार के तबाह कर दिया उसने। बोलते हैं ना कि हम जो है
पेटा के समर्थक हैं, हम वेजिटेरियंस को सपोर्ट करते हैं, हम इन्वायरमेंट तैसी हैं, हम ये हैं, हम फला हैं, हम ठिकाना हैं। और जैसे ही थोड़ी सी आर्थिक हितों की बात आई, जैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी बाह्य सुरक्षा की बात आई, एक पूरे देश को उसने तबाह कर दिया। लाखों लोग जो है वहाँ बेघर हो गए, हजारों की संख्या में डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। ये हाथी के दांत हैं। चीन जो है मानवाधिकार फलाना अधिकार किसी को नहीं मानता, ना कोई मीडिया, ना कोई प्रेस ऑफ फ्रीडम, ना कोई कुछ। आप देख रहे हैं ना उइघुर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कोई भी मुस्लिम कंट्री यहाँ पर नहीं आएगा कि वहाँ पर उइघुर मुसलमानों को ना तो दाढ़ी रखने दी जाती है, ना तो टोपी पहनने दी जाती है, ना तो किसी भी प्रकार की वहाँ पे उसकी फ्रीडम है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज बोलते हैं ना कि केजीएफ का डायलॉग है, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। ठीक है ना, जो सेकंड पार्ट में आया है। तो अब जो है शी जिनपिंग पावरफुल है, तो भैया जो भी करे कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा। लेकिन यहां थोड़ी सी बात हो तो देखिए, किसी ने फेसबुक पे कल वो कर दिया था, अब वो वहां पर देखिए 2 पागल हैं जिन्होंने वीडियो भी बना लिया है। अब उनको फांसी की सजा ना हो, उनको टेररिज्म की तरह से सजा न दी जाए, तो भारत को आईएस बनाना चाह रहे हो क्या तुम लोग? धार्मिक कट्टरता इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए कि वो हिंसा में कन्वर्ट हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और खास करके जो इस्लामिक कट्टरता का जो रूप दिखा है कल के न्यूज़ में, वो भयावह है। उसका विरोध जितना भी किया जाए, सरकारों को पूरा तन्मयता से इसका पूरा विरोध करना चाहिए कि आईएस अपनी जो है पैठ भारत में न बना पड़े। ये जो है सर तन से जुदा जो है, कभी कोई व्यक्ति कहीं भी बोल ना पाए, इस तरीके के कानून बनने चाहिए। धार्मिक आधार पर अगर किसी का कोई, देखिए भारत जो है हमेशा क्या है, आलोचनाओं, भारत जो है हमेशा एक दूसरे पंथ जाति धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, एक दूसरों की आलोचना से हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन हिंसा कहीं भी सपोर्टेड नहीं है, चाहे वो अग्निवीर हिंसा कर रहे हो अग्निपथ स्कीम के विरोध में, और चाहे ये कल की जो वारदात है, ये बहुत ही मतलब कि एकदम बर्दाश्त योग्य नहीं है और इसका हर तरीके से विरोध करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रति, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, सक्षम रखिए, तभी कुछ करिए कि आपका कोई कुछ उखाड़ ना पाए। सरकारें बाद में आएंगी। आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ कि 6 दिन से वो आदमी अपनी दुकान पे नहीं जा रहा था, कंप्लेन किया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वोट की जो पॉलिटिक्स है उसके चक्कर में उस बेचारे का स्वागत है अविनाश, धन्यवाद। तो ये आपको समझना होगा कि भारत अमेरिका संबंधों को हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ें। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम उसका एक सीक्वेंस समझ लें। हिस्टोरिकल रिलेशंस पहले हमें जानने हैं, फिर इकोनॉमिक रिलेशंस जाने हैं। तो हम एक फार्मूला देंगे आपको, उस फार्मूले के आधार पर अगर आप बढ़ोगे आगे तो एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर तस्वीर भी रहेगी और मुख्य परीक्षा में लिख भी सकोगे। ठीक है ना। तो पहला क्या है कि हमारा ऐतिहासिक संबंध होता है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल रिलेशन हमारा पढ़ना है कि भाई हम आज़ादी के बाद जो है, चलिए आज़ादी से पहले के संबंधों को तो हमें नहीं देखना है, लेकिन इसमें हमें क्या देखना है, पहला चीज देखना होता है कि हिस्टोरिकल रिलेशन कैसे हैं भारत और अमेरिका के बीच। भारत आजाद हुआ तो क्या अमेरिका ने कुछ सहयोग किया? नहीं किया। आर्थिक रूप से सहयोग किया, हमारा जो है जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक रूप से सपोर्ट किया कि नहीं किया। हमारे आर्थिक संबंध क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है हिस्टोरिकल के बाद हमें हमारे आर्थिक संबंध कैसे हैं। उस व्यापार घाटा है, हमारा व्यापार लाभ है, हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश के लोग जो है वहाँ पर डायस्पोरा भी हमें देखना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिलेशन। क्लियर है? इकोनॉमिक रिलेशन पहला हो गया हिस्टोरिकल, दूसरा हो गया आर्थिक। बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि पर्यावरणीय मुद्दे देखें, फलाना मुद्दे देखें, ठिकाना मुद्दे। अब जो है वर्तमान में जो इश्यूज हैं, कंटेम्पोरेरी इश्यूज बोलते हैं, वर्तमान जो है मुद्दे, वर्तमान मुद्दे, कंटेम्पोरेरी
इश्यूज। अब देखिए सूरज, आप जो लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं जो भी क्लासेस लूँगा उसमें मैं कंप्लीट बाइलिंगुअल करने की कोशिश करूँगा। आप लोग मुझे याद दिया करिए। और बाकी अन्य जो भी टीचर हैं दो चार हमारे, तो वो लोग थोड़ा सा अंग्रेजी में उनका हाथ तंग है। एरिया ऑफ उनका क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किस चीज़ पे विवाद है, क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं इन दोनों देशों के बीच, समझौते, ठीक है ना। बीच समझौते यानी कि एग्रीमेंट्स, ठीक है ना, कि वो हमारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा चलता है, कि हमारा किसी भी अलग प्रकार का रिलेशन है। 1 to 3 एग्रीमेंट हमारा एनर्जी के रूप में क्या क्या सहयोग है, हमारा जो है पर्यावरण के रूप में क्या सहयोग है। तो एग्रीमेंट्स बिटवीन दो देशों के बीच में क्या हमारा समझौता क्या हुआ है। और उसके बाद जो है विवाद के कुछ मुद्दे होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सोचेंगे अमेरिका से हमारा कोई विवाद नहीं, बहुत बड़े विवाद हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि सोलर पैनल को लेकर के भारत पे बहुत सारा केसेस है WTO में। वो कहता है कि सब्सिडी हम न दिया करें किसानों को। तो अमेरिका से हमारे मजदूरों को, हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ से जो अमेरिका जाते हैं, उनके लिए बहुत सारा ग्रीन कार्ड, फलाना कार्ड जो है, अलग अलग कार्ड बनाए गए हैं। तो हमारे साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो भारत के अमेरिका के साथ विवाद के मुद्दे, ठीक है, दोनों देशों के मध्य विवाद के मुद्दे, क्लियर है ना। इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, हमें देखने होते हैं, एग्रीमेंट्स देखने होते हैं और उनके मूवमेंट्स देखने होते हैं, ठीक है ना। हमारे इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर है। और एक होता है कि दोनों देशों का डायस्पोरा, यानी कि एक दूसरे के नागरिकों का क्या इसमें रोल है, यानी कि इसको हम सीधे बोल सकते हैं डायस्पोरा। और इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आगे की राह, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं वे फॉरवर्ड। अब जो है आपसे भारत अमेरिका संबंध के बारे में पूछा जाए तो क्या आप नहीं लिख सकते, अगर आपको ये कंटेंट मिल जाए और ये सीक्वेंस आपको याद हो, ठीक है। किसी विशेष मुद्दे पे पूछ दिया कि 1 to 3 एग्रीमेंट पे भारत का क्या रुख है, या अमेरिका कोई पॉलिसी ला रहा है उसके अगेंस्ट में या उसके व्यू पक्ष में क्या, उसमें तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है, लेकिन सीधे सीधे यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत अमेरिका संबंधों के। 10 साल हो गए उसमें संबंध है। अब जो है जब ओबामा एरा था तो क्या था, बिल क्लिंटन थे तो क्या था, अभी जो है हमारे बिडेन जी हैं तो हमारे क्या इनसे संबंध हैं। हालांकि संबंध हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं लेकिन नाजुक रहे हैं। तो वही है ना कि हम जो है गर्लफ्रेंड का रोल निभाते हैं। हमारी 2 गर्लफ्रेंड है, एक अमेरिका है एक रसिया है, तो इन दोनों के साथ जो है हमारे संबंध तो अच्छे हैं लेकिन नाजुक हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते कौन बीवी है हमारी, क्लियर है ना। तो इससे आप समझिए कि हमें क्या है, अमेरिका से भी संबंध बनाए रखना है, किसी गर्लफ्रेंड को नाराज भी नहीं करना है और हमें शादी भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जो है मामला है, इस मामले को हम लोग समझेंगे और आगे हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें बुक लिस्ट क्या होगी, ठीक है ना। इंडियन डायस्पोरा के बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं इन दोनों के, उसको भी लिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और चलिए हम देख लेते हैं कुछ पुस्तकों को कि जो पुस्तकें आपके काम की हैं।
पहला तो आप क्या करेंगे, एक एनसीईआरटी है, इंटरनेशनल न्यू एनसीईआरटी है 12th की, ठीक है ना, इंटरनेशनल पॉलिसीज करके है, ठीक है ना, इंटरनेशनल पॉलिसीज या कुछ ऐसे है, आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल गतिविधियां कुछ करके है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे करके है, ये आप इसका 12th की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको आप आज ही ले लीजिए, और इसको नहीं मिले तो गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। दूसरा जो मेन हमारा जो सोर्स है वो है आपका न्यूज़पेपर, ठीक है ना। न्यूज़पेपर से पहले अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पुष्पेश पंत जी की किताब है, पुष्पेश पंत, पुष्पेश पंत जी की किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, ठीक है। और ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है मेरे ख्याल से, दोनों में है। तीसरा जो हमारा सबसे बढ़िया जो सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स जो हमारा ऑथेंटिक भी है और हमें समझ में भी आता है, वो है हमारा क्या, क्रॉनिकल मैगजीन, ये आपको करंट अफेयर्स के लिए लेना ही होता है। तो हर आप देखेंगे कि 1 या 2 जो है आर्टिकल्स निकलते हैं हर महीने, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ लेते हैं रेगुलर तो हम जो है इसको ग्रैप्स कर सकते हैं इस पे। तो ये हो गया। और चौथा जो है आपका न्यूज़पेपर मस्ट है। अगर आपको न्यूज़पेपर हिंदी में है तो आप जो है 2 न्यूज़पेपर हैं, पहले हिंदी वालों को हम लिख लेते हैं। हिंदी में मैं लगातार बोलता रहता हूं कि आप जो है जनसत्ता पढ़िए, इसमें अच्छे अच्छे लेखक लिखते हैं, या दैनिक जागरण, ये नेशनल इशू पढ़िएगा, ये लोकल वाला नहीं, लोकल वाले में तो फालतू की चीज़ें रहती हैं। नेशनल इश्यूज पढ़िएगा, जनसत्ता तो हमारा है ही सदाबहार, इसमें अच्छे लेख आते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए न्यूज़पेपर जो है अगर आप पढ़ पाएँ तो दोनों में से इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या द हिंदू, ठीक है ना। द हिंदू अगर टफ लगता है आपको तो इंडियन एक्सप्रेस, हालांकि दोनों ही सेम हैं, लेकिन इसमें जो है आपको होलिस्टिक अप्रोच दी जाती है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं से भी इसकी समरी जो है आप जुगाड़ कर लें। और इन फोकस एक मैगजीन आती है, ठीक है ना, एक मैगजीन आती है इन फोकस, उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखा रहता है, उसमें आप लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो है जो उसके बेसिक्स हैं ना, जैसे वो मैगजीन जो है इस तरीके से आती है योजना की तरह, जब देगा तो एक ही टाइप के सारे आर्टिकल्स रहेंगे। इन फोकस हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन कुछ जो है ना, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा किस महीने की बहुत अच्छी है। इन फोकस करके एक मैगजीन है, वो जो है स्वागत है तनुश्री, वो जो है आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। आपको मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम पढ़ें कैसे, ये रही हमारी बुक लिस्ट, ठीक है ना। ये बुक लिस्ट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर है ना। इससे अलावा मेरे नोट्स रहेंगे, किसी कोचिंग का आप नोट्स अगर पा जाएं तो वो भी अच्छा है, जैसे विजन IAS का है, वाजीराम रवि का है, और अन्य जो है जो आप देखते हैं श्री राम का है, अच्छा नोट्स है। तो ये कुछ कोचिंग्स के नोट्स हैं। अब इसमें ध्येय IAS का भी एक नोट्स पुराना बहुत अच्छा था विनय सर का, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो है पुष्पेश पंत का खुद का नोट्स था, GS वर्ल्ड में शायद एक कोचिंग खुली थी, उसमें पढ़ाया भी था उन्होंने, हालांकि पूरा नहीं पढ़ाया था उन्होंने। तो पुष्पेश पंत जी की किताब है, वो खरीद लीजिए और ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, या प्रयागराज दिल्ली में है तो मिल जाएगा आपको। तो ये रहा पूरा बुक लिस्ट। इससे पहले हमने क्या क्या बात की थी, एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस प्रकार से पढ़ें। क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दीजिए जिससे समझ में आए कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं।
और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। संख्या बहुत कम आ रही है, इसका मतलब कि मेंस की जो तैयारी जो है अभी आप लोग शुरू नहीं किए हैं। देखिए, मेंस की तैयारी शुरू करने से पहले मेरे जो क्लासेज है ना उसको ज़रूर कर लें। 1-2 क्लासेस करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, हरा भरा हो जाएगा। मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है डेली, उसको आप ज्वाइन करिए। उसके जो है सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ, उसको शेयर भी कर रहा हूँ ग्रुप में, उसको भी आप लोग देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब ये क्या है, हमारा जो हमने कितने भागों में बांट करके देखा है भारत और अन्य देशों से संबंधों को, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो है रिलेशन का आपका सिलेबस इन ब्रीफ है, ठीक है ना, सिलेबस इन ब्रीफ, और इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? अब ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी होंगी कि कैसे हम पढ़ेंगे। मैंने तरीका भी बता दिया, वे ऑफ स्टडी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आशा करते हैं कि एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि जब भी हमें पढ़ना हो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, तो पहले भाग में हमें क्या पढ़ना चाहिए कि भारत की बेसिक जो है इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके जो विभिन्न फेजेज़ में उसके चेंजेस क्या हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस टू कोविड, आप देख रहे हैं वैक्सीन जो हमारा डिप्लोमेसी चल रहा है वहाँ तक, उसमें बहुत सारे बदलाव आए। तो धीरे धीरे नेहरू एरिना क्या था, इंदिरा गांधी के समय क्या था, गुजराल के समय क्या था, अटल जी के समय क्या था, मनमोहन जी के समय क्या था, जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, नरसिम्हा राव जी के समय क्या था, और अभी जो है हमारे मोदी जी के समय पहले और दूसरे में क्या क्या था। तो ये हमें देखना है, और वहाँ से पूरा फेजेस मैंने लिखा दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। साथ ही हमें ये भी देखना है कि भारत की लोकेशन बेस्ड जो स्थिति है वो कैसी है, किन किन देशों से हमारे संबंधों को पढ़ना है। तो पहले तो हमें नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। हमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं आपके मालदीव और आपके श्रीलंका, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, आपका यूरोपियन यूनियन है, सार्क है, अपना जो है आसियान है। इन सभी को हमें ध्यान में रख करके अपना सिलेबस तैयार करना है। साथ ही हमारा जो है भारत और अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध है, नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या संबंध है, साउथ अमेरिका के साथ, अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी के साथ हमारा क्या क्या संबंध है उनको हमें देखना है। भारत और विकसित देशों के साथ संबंध हमें देखना है। भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, उनके साथ संबंध देखना है। और समसामयिक मुद्दों पर उनके 12-15 टॉपिक हैं हमारे, जिसको मैं कल लिखाऊंगा। कल की क्लास में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे जिन पे आपको मेन फोकस करना है, और बाकी तो हमें बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। आशा करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी। और उससे पहले दोस्तों, हमारी जो है मुख्य परीक्षा से संबंधित बैच भी है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के लिए आपको बहुत ही कम फीस में हम लोग करा रहे हैं। ये देखिए, फाउंडेशन बैच हमारा है 6,999 है, और इसमें अभी 30% डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। जो लोग भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए 3 दिन किया गया है। साथ में ये हमारा मेंस का बैच है। मेंस के बैच में ये सारी क्लासेज आपको 180 प्लस लाइव क्लासेज रहेंगी, जिसमें 20 से 25 घंटे की आपकी IR की भी क्लासेज रहेंगी। यहाँ पर जो है दोस्तों, हमारा प्रीलिम्स का भी एक बैच है जो कि 11:30 बजे हमारा शुरू होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने अन्य दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।